नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। विपक्षी दलों के साथ ही कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते नजर आए और ये विरोध प्रदर्शन अभी भी थमा नहीं है। विपक्षी दलों ने तो इसे संविधान विरोधी तक करार दिया, लेकिन सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट रखा है। सदन में बोलते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सदन का कानून है, भारत सरकार का कानून है और सभी को ये स्वीकार करना ही होगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। सरकार जहां एक तरफ विपक्षी दलों पर लगातार लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, वहीं एक बार फिर से विपक्षी दल लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। आशंका है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी गतिविधियां नजर आए। बहरहाल इस मुद्दे पर और भी गहनता से बातचीत करने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जेके शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग भारत के स्टूडियो में। धन्यवाद। देखिए, विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन गतिरोध और विरोध अभी भी बरकरार है। बतौर कानून के जानकार आप इस मुद्दे को, पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक विरोध और गतिरोध का सवाल है, क्योंकि हम इस डेमोक्रेसी में जब हमने कदम रखा था, जब हमने इस संविधान को अंगीकार किया था, तो हमने एक प्रोसेस बनाया था। गतिरोध और प्रतिरोध सारा खत्म हो जाना चाहिए जिस समय विधेयक पास हुआ। उसके मेरे पास कारण है कहने के। पहला कारण है क्योंकि एक हमने प्रोसेस अपनाया है किसी भी कानून को बनाने के लिए। हमें पता है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते थे कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, तो उनमें एक सोर्सेज ऑफ लॉ जो है संसद होता है। और जहाँ पर कोई भी विधेयक संसद के पटल में रखा जाता है, जब मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है, वो तो राष्ट्रपति के साइन से, माननीय राष्ट्रपति के साइन से वो कानून बन जाता है। वो एक वे होता है। दूसरा वे होता है जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है। तो जो भी न्यायिक, जो भी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस विधेयक को बनाया गया है, तो जब जहाँ तक बहस में भाग लेने का सवाल था, जहाँ तक उत्तर प्रत्युत्तर का सवाल था, वो संसद की जिस समय 14 घंटे की वो बहस खत्म होती है, उस समय गतिरोध और प्रतिरोध सारा बंद होना चाहिए। बेस्ट वे आउट ये है कि बजाय इसको बुरा भला कहने के, आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं यदि आपको कोई जो है उससे शिकायत है या आपकी विचारधारा के अगेंस्ट जा रहा है या कोई आप इसमें त्रुटि पाते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का गतिरोध और प्रतिरोध जो मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, जहां पर अनर्गल जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और ये जो विरोध हो रहा है, इसमें कोई ठोस कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष जो विरोध कर रही है वो तो कह रही है कि ये असंवैधानिक है और इसे संविधान के खिलाफ करार दिया है। जो भी चीजें, कोई ठोस पॉइंट विपक्ष रख पाई हो? देखिए, पक्ष और विपक्ष की तो नहीं कहता मैं, लेकिन मैं एक चीज बात बताता हूँ। जब आपने प्रश्न पूछा है कि ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैं अधिवक्ता के रूप में एक आपको न्याय संगत, तर्क संगत आंसर दे सकता हूँ। लॉ के अंदर ईच एंड एवरी वर्ड हैज बीन डिफाइंड। व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? Is there any process which has not been followed while tabling the bill or getting the assent on the it? कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है जहां पर ये बिल में जो है एक प्रोसेस के तहत, एक जो कानून में हमारे संविधान के अंदर जो एक प्रोसेस बनाया गया, उसके तो असंवैधानिक कैसे हो गया? असंवैधानिक कैसे होता कि भाई स्टेट में आप कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, स्टेट में कह देते आज से ये बिल एक तुगलकी फरमान होता तो असंवैधानिक होता। आपको इसकी प्रतियां दी गई हैं, संसद में बहस हुई है, आपने उस बहस के अंदर भाग लिया है, आपने वोटिंग करी है, मेजोरिटी के साथ बिल पास हुआ है, तो असंवैधानिक कैसे हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से संविधान की परिभाषा में लिखा संवैधानिक वो चीज होती है जो एक प्रक्रिया से गुजरती है और जिसको एक फॉलो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो मेरा उत्तर कानूनी ये होगा आपके लिए। जी, एक सीधा सवाल है आपसे कि जब हिंदुओं में किसी कुरीति की हम बात करते हैं, बाल विवाह और विधवा विवाह, ये मतलब और सती प्रथा, ये सारी जो चीजें थी तो समय के साथ खत्म हुई,
और लोगों ने उस बदलाव को अपनाया। लेकिन जब यही बदलाव और किसी कुरीति को खत्म करने की बात मुस्लिम समुदाय में आती है तो फिर लोगों को क्यों दिक्कत होती है? देखिए, इसमें लोगों को पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न की गुणवत्ता को अस्वीकारा नहीं जाता था। ये आपका प्रश्न बड़ा प्रशंसनीय है और यही इसकी जड़ में जाता है। आप एक चीज देखिए कि मुस्लिम समुदाय के अंदर आप शिक्षा का वो देखिएगा, आप दोनों समुदाय को देखिएगा। हमने हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां, सती प्रथा, ये नहीं, बहुत सारी, जैसे एक मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, जो 2004 या 3 में जो है स्त्री को भी जो है प्रॉपर्टी के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द गर्ल डॉटर भी उन्होंने बोला कि वंस द डॉटर ऑलवेज डॉटर, हम वहां तक पहुंच गए। इसके परिणाम क्या हुए? हमने देश विदेश पूरी दुनिया के अंदर अपनी योग्यता का, अपने समाज का, अपने जो है संस्कृति का परचम फहराया। उसके उल्टे क्या है, आज आप देख लीजिए 95% से ज्यादा की अशिक्षा इस समाज के अंदर है। और ये केवल जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये केवल इस समाज के दोहन के लिए चिल्ला रहे हैं, वरना इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको कुरीति रीति से कोई लेना देना। मैं आपसे बड़े एक चुनौती के साथ एक प्रश्न पूछता हूँ, जितने सारे, क्योंकि अब सारी चीजें मीडिया के माध्यम से जनता के सामने होती हैं, आप ये बताइए, इतने सारे विपक्ष ने शोर मचाया, आर्गूमेंट दिए, इनमें से जिसमें बोला कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हालांकि सेकुलरिज्म नाम का कोई वर्ड संविधान में नहीं होता है, लेकिन क्या इन्होंने बोला ये समाज के खिलाफ है, वेमनेस बढ़ाएगा, ये जनता को ये करेगा। आप ये बताइए, किसने एक तर्कपूर्ण आंसर दिया? कौन सा ऐसा आदमी था जो इनके प्रति चिंतित था? एक बात। दूसरी चीज मैं बताता हूं, अगर आपको समाज सुधारना है तो आपको एक यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, स्कूल बनानी पड़ेगी, जिसका जीवंत उदाहरण है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। चाहे जिस भी तरह से उसको देखा जाए समाज की दृष्टि में, लेकिन आप देखिएगा जब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है, उसने हजारों डॉक्टर, हजारों साइंटिस्ट, हजारों स्कॉलर्स, हजारों एडवोकेट, हजारों वकील और हजारों जजेस उसने उनको दिए हैं। आप वक्फ बोर्ड की अगर उठा के देखेंगे तो इतना जो सदी, ऑलमोस्ट 1 शतक से ज्यादा इसकी स्थापना को हो गया जो यहाँ पे प्रचलन है। उसके बावजूद भी जो आदमी ने दिए उनके आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, कोई इसकी उपलब्धि नहीं है। तो आपको यदि समाज को सुधारना है तो वक्फ से ज्यादा कोई यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए, जिससे आज समाज के लिए भी कोई योगदान कर सके और अपने कौम का भी नाम रोशन कर सके। देखिए, वक्फ पर जितनी राजनीति और सियासत सबसे ज्यादा हुई है जब से ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 2024 अगस्त में, तब से लेकर अब तक, जब ये बिल पास हो चुका 2024 से जी, तभी भी हमने इस पर बातचीत की थी जी, और तभी भी सियासत जमकर हुई थी और सियासत अभी भी हो रही है। हालांकि सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि किसी की जमीन नहीं छीनेगी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर भ्रम फैला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, ये अब विपक्ष गुमराह जरूर करिए, पर ये नहीं बता रही है कि वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाएगी। दूसरी, मुझे तो एक बात पे भी हंसी आती है, ये कहते हैं वक्फ का यदि मतलब बताएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट्स समथिंग विच हैज बीन गिफ्टेड टू द गॉड, टू ऑलमाइटी अल्लाह। अरे आपकी अकल पे मुझे तरस आता है, उस खुदा की पूरी दुनिया है, इस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, वो किसी चंद जमीन के टुकड़ों का मालिक नहीं है, पूरे जहां का मालिक है वो। एक चीज, जहां तक समाज की भलाई के इसके लिए वो है, तो आप वो भलाई करो, इस पे मत जाइए जो है। अब वो जितना भी भ्रम फैला रहे, जमीन कैसे होगी? अगर किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यदि जमीन कोई चिन्हित हो जाती है, यदि किसी का मालिकाना हक जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उससे जमीन छीनी जाती है, उससे क्लियरिटी आती है। तो ये जो संशोधन है, जहां पर जो है सेक्शन 40 के अंदर जो है अमेंडमेंट हो रहा है, या कलेक्टर को लाया जा रहा है, या कोर्ट की पावर दी जा रही है, तो यहाँ पर इन चीजों को साफ किया जा रहा है, बजाय तुगलकी फरमान को दूर करने के, जहां पर कहते थे कि जिस पर हाथ रख दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो इस तरह की गलत फहमियों को दूर करने के लिए बिल आया है। तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक से। अच्छा, इसी को थोड़ा और विस्तार से करते हैं बात इस पर कि दर्शकों को आप बताएं कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनको लेकर विपक्ष भ्रम फैला रही है, देखिए लोगों को गुमराह कर रही है। अगर आप देखेंगे विपक्ष का बिंदु पे तो गई ही नहीं है कोई भी। अगर मेरे से आप सच में पूछेंगे तो बिंदु में कोई नहीं गई, क्योंकि क्या होता है विपक्ष का ना, एक ऐसा नहीं होता, कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता, पर कभी कभी कोई महापुरुष जो होते हैं वो बहुत सही बात कहते हैं। एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संसद के अंदर एक बात कही थी कि विपक्ष का काम नहीं होता। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण देते हुए संसद का कहा था कि जब हम किसी की भर्त्सना करते हैं तो भर्त्सना के साथ हम उसकी कमी के साथ उसका आंसर भी देते हैं कि ये इसकी कमी है, ये इसका उपाय है, यानी सिम्टम के साथ मेडिसिन भी देते हैं, तो उपचार भी बताते हैं कि भैया ना, यहाँ पर ये भर्त्सना आप एक ये कह देना कि भाई आप समाज में वैमनस्यता फैल जाएगी, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये नहीं चलेगा। ये रटे रटाए वादे हैं जो आपकी काम चोरी पे आपकी मोहर लगाता है, ना कि आपको जो विपक्ष की जो आपकी जिम्मेदारी उसको कहता है। आप अगर कोई आरोप लगाते हो उसको ये बताइए कि ये किस तरह से इसे है।
आप उसका उपाय नहीं बताते हैं, आप केवल झूठे आरोप लगाते। उसका कारण है क्योंकि आप देखिएगा एक बड़ी, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, ज्यादातर उनको धर्म के नाम पे बरगलाया गया है, उनको तरक्की से, उनको इल्म से, उनको दानिशमंद होने से मरहूम रखा गया, क्योंकि अगर वो दानिशमंद हो गए तो इनको कोई वोट नहीं। मुझे एक चीज बताइए, आपने देखा होगा इतने इतने समय बहुजन समाज के नेता हुए, इधर जो हमारे मुलायम सिंह जो यादवों को रिप्रेजेंट करते वो हुए, उधर कोई ब्राह्मण समाज की हुए, इस सारे समाज ने प्रगति करी, लेकिन केवल एक समाज जिसने प्रगति नहीं करी वो मुस्लिम समाज ने नहीं करी। कारण उसका क्या हुआ, बाकी सारे समाज है वो तरक्की में, वैज्ञानिकता में और चीजों। रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो आय बताई गई है 166 करोड़। आप मुझे अमित शाह ने इस पर बोला कि साफ देखिए इतनी संपत्ति और आय कितना दिखाया है, साफ भ्रष्टाचार है। 8 लाख, मेरे जो अगर मेरे आंकड़े सही कहते हैं, 8,75,000 एकड़ के 72,000 एकड़ के करीब आस पे इनके पास जगह है। यदि इसका टैक्स भरने के आ जाए तो जितना आपने अमाउंट बताया, जितना आपने धनराशि बताई, इससे ज्यादा ये टैक्सेबल है। आप ये देखिए, अगर इस जमीन का आप किराए पे मैक्सिमम इसकी पूरे का वैल्यूएशन करें और इसका ब्याज अगर मिनिमम परसेंटेज से कम न्यूनतम प्रतिशत साथ भी लगाएं तो भी इसका 50 गुना ज्यादा ब्याज होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका परिणाम क्या आ रहा है। आज आपने एक चीज जो, जैसे मैंने आपको याद हो तो हमने पहले भी कहा था कि एक खजूर से के पेड़ से स्टार्ट हुई कहानी है, जहां पर मोहम्मद साहब ने खजूर के कुछ पेड़ लगाए थे, जिसमें कहा था कि इनका जो प्रोसीड आएगा वो समाज के भले के लिए, गरीब गुरबत के लिए, इनके लिए होगा। और आज इसी के आगे बढ़ाते हुए जब इराक में एक जमींदार ने 2 गांव स्टार्ट किए थे, वहां को इसको बढ़ाया था, इस प्रथा को बढ़ाया था। हालांकि एक और चीज मैं बता दूं, मैं आपको 20 ऐसे मोमडन कंट्री गिना सकता हूँ, चाहे इराक हो, बेरूत हो, ईरान हो, इनमें किसी में वक्फ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये बीमारी हिंदुस्तान के अंदर ही है, क्योंकि हम बीमारी के सरताज तो क्या सरकार, अब देखिए सरकार ने चलिए संशोधन की तो पहल कर दी, ये हिम्मत दिखाई कि इसमें बदलाव होने चाहिए। हाँ। लेकिन जब कई सारे मुस्लिम कंट्री में ही वक्फ बोर्ड जैसी चीज नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों, और इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर संशोधन कर रहे हैं तो खत्म कर दीजिए। देखिए वो हिंदी में और आप ही गिना रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे कहने से तो मैंने भी कहीं से पढ़ा है। संबित पात्रा ने खुद कहा है ना, उन्होंने संबित पात्रा जी ने कहा, उनका ये बयान प्रशंसनीय है, हालांकि मैंने वो सुना नहीं, मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना। तो दूसरी चीज कहते हैं ना, एक जो आपने बात की बड़ी सही की, कहते हैं ना हर चीज का समय लगता है, या तो उसको प्योरीफाई कर, उसको खत्म होने में भी, जैसे भी हिंदी में वो है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुताए फलो। तो इट टेक्स टाइम। तो आपको लेकिन फिर भी बेस्ट वे आउट है, क्योंकि एकदम अगर आप कीमो दोगे किसी चीज को तो क्या होगा, शरीर के नेगेटिव पॉजिटिव आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों 0 पे आ जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे उस बीमारी को दूर करना होता है। आज आप सुधार की तरफ चलें, ये बड़ा प्रशंसनीय है, और मैं तो यही सरकार से अपेक्षा करूंगा कि आगे भी इस तरह के सुधार आएंगे। और ये गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही है, ये उनको समझना पड़ेगा, ये उनको समझना पड़ेगा, उनके रहनुमाओं को समझना पड़ेगा, उनको जो है बताना पड़ेगा कि किस तरह से बेहतरी के लिए, नहीं तो ये बवाल होता रहेगा। और उसका खामियाजा एक सरकार को या दूसरे सरकार को जब चुनाव का वक्त आएगा तो वोट के रूप में भुगतना पड़ेगा। विपक्ष का मानना है कि ये बिल संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार है। कैसे? अब उन्होंने ये तो बताया नहीं उनको। मुझे आप पूरी बहस के अंदर जितना मैंने विपक्ष को बड़ी गौर से सुना, आप ये बता दिए कि किसी ने फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे के बारे में 2 शब्द बोले, या उनको पूछिए कि संघीय ढांचा होता क्या है। आप एक बताइए संघीय ढांचे में क्या होता है, आप ये बताइए ना किस चीज का, क्या इसके किसी आर्टिकल का जो है वायलेशन हुआ, किसी इसका जो है राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ, इसके प्रियम्बल का वायलेशन हुआ, किसका वायलेशन हुआ, कैसे इस पर अटैक किया इन्होंने? अब बताइए ना, इस पर कुछ बताएं तो सही ना कि संघीय ढांचे पे आपने एक शब्द लिया, किसी ने बता दिया आपको कि आपने बोल दिया संघीय ढांचा। अब संघीय ढांचा एक बड़ा विस्तृत शब्द है, जिसको अगर ये इतने पढ़े लिखे होते तो ये जो है ये यहाँ पे ये काम ना करे तो कुछ और करते। आप इनसे मतलब पूछे संघीय ढांचे का, तो मैं आई एम श्योर किसी ने बहस में नहीं बताया, आगे भी कोई नहीं बता सकता। और किसी भी मामले पर अगर उनको विरोध करना है तो ये सारे शब्द तय होते हैं कि ये, हाँ एक वो होता है, देखिए आपको हल्ला मचाना है, ये सरकार निकम्मी, ये चोर है, ये दोनों के लिए होता है। आप कभी भी देखिए जैसे फाइनेंस का बिल आता
है हमारे आप पास, है ना? विपक्ष में हैं तो आप हाँ, विरोध करिए, चाहे कोई भी मामला मैं हो। आपको बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई शायद बॉम्बे से कोई थे, उन्होंने बोला भाई आपको फाइनेंस बिल पे बोलना है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात है, 4 शब्द लिख लो, ये गरीबों के अगेंस्ट है, इसके अंदर गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, ये देश के विरुद्ध है, ये देश के आर्थिक विकास को नहीं होने देगा। तो इसी तरह से ये मेक शिफ्ट वर्ड है, इनको गंभीरता से न लिया जाए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, संघर्ष क्या होता है, जब मेरे मन में पीड़ा होती है तो पीड़ा मेरी जो है वो स्थायी होती है, और उस पीड़ा को मैं बाहर निकालने के लिए, उसके उपचार के लिए मैं सतत प्रयास करता हूँ। आज बिल पास हो गया, अब ये सारे के सारे सो जाएंगे, अगला मुद्दा ढूंढेंगे। कोई विरोध नहीं होने का है, कुछ नहीं करने का, वरना उस विरोध का तरीका क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर आपको विरोध कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, एक आध PIL फाइल होगी, पर उनका रिजल्ट जो होगा वो सबको पता है, कानून जाके जो जानकार है। बाकी आप सड़क पे जाइए, आंदोलन करिए, जनता को समझाइए, इसको सरकार को बाध्य करिए कि इसको वापस ले, दोबारा इस तरह का हुआ है, आप मेजोरिटी लेके इसको अमेंड करें, पर ऐसा कुछ नहीं होने का। ये सब फिर अपनी दुकानदारी में व्यस्त हो जाएंगे और खा पी के मौज करेंगे। अच्छा, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, जब अगर कोई भी चीज संशोधन की, बड़ी सिंपल सी बात है, एक आदमी जो उसका इंटरेस्टेड पार्ट नहीं है, जो कोर्ट के न्यायालय की विषय वस्तु बनेगा, जहां पर उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है देखी जाएंगी, तो वो अपने आप ही पारदर्शिता को प्राप्त होगा। पारदर्शिता पहले नहीं थी, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड जो कह देता था, ट्राइब्यूनल जो कह देता था, वही सही हो जाता था, वो भी इंटरनल होता था उनका जो है, जहां पर वादी और जो है जज और जो प्लेंटिफ एंड जज दोनों सेम हो जाते थे, तो वहां आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो आज की डेट में ज्यादा पारदर्शिता आएगी बजाय उस समय की। विपक्ष का एक ये भी बड़ा आरोप है कि ये धार्मिक मामलों में सरकार दखल दे रही है। वक्फ का मामला धार्मिक कैसे हो गया? ये एक एफर्ट से, आप फिर मैं आपको बताता हूँ, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, धार्मिक क्या होता है? धार्मिक होता है जहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट, जैसे हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, उसमें क्या आपने मंदिर बना दिया, जहां तक बनाने के, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको। ये नहीं सिखा रहा है कि आपको इस्लाम की शिक्षा नहीं दे रहा है ये, या ये जैसे कहते हैं ना हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो ट्रस्ट होता है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी बना रहे हो, ट्रस्ट संचालन की वो चीज कर रहा है, ना कि आपको कोई शिक्षाओं का वो दे रहा। आप ही होते अगर हम जो कहते भैया कुरान की ये हदीस नहीं पढ़ी जाती, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होता मेरे हिसाब से। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कह रहे हो, किसी ट्रस्ट का मैनेजमेंट कह रहे हो, तो ये बड़ी विसंगत बात होगी, अपनी समझ से बात की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल राज्यसभा में कहा कि आप अगर राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को जगह देते? नहीं, बिल्कुल, अगर उसमें उसको लाइए, उसके अंदर जो है आप दे दीजिए ना उसको, जो है आप ये याद रखिए, उनको शायद उनको जानकारी उतनी नहीं थी, जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो एक ट्रस्ट एक्ट है, उसके नियम है, और वो कानून की विषय वस्तु है, वो न्यायालय की विषय वस्तु है। अगर कोई भी ट्रस्ट एक्ट के अंदर आप देखिएगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, उसका मेमोरेंडम होता है, उसका आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, वो अगर कोई भी उनका वायलेशन होता है तो उसको कैंसिल किया जाता है, वो प्रॉपर्टी राज्य में या राष्ट्र में निहित की जाती है। ऐसा नहीं होता कि स्टेट में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑटोनॉमी नहीं है। अब खड़गे कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, मैं इसलिए किसी का प्रतिरोधात्मक भाषा में नहीं कह रहा, लेकिन उनके साथ उनको स्टडी होमवर्क पूरा करना चाहिए था। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है, मेरा ये सवाल भी इसी से संबंधित है, लेकिन किसी भी मंदिर में मुस्लिम और ईसाई धर्म के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए, क्या बहुत सारी चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसी हैं, इसमें ये डिबेटेबल इशू है, कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं है। अब जैसे आपने पहले भी स्टार्टिंग में कहा, हम सारी कुरीतियों को आज के समय में कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। आप ये बताइए, कुंभ का आयोजन हुआ अभी, धार्मिक आयोजन था जी। इसके अंदर ये तो छोड़िए, उसके अंदर कम्युनिस्ट भी आए, ईसाई भी आए, पारसी भी आए, और इजराइल से भी आए, सारे कंट्रियों से आए, ऑलमोस्ट 50 कंट्रियों से लोग आए, सबने भाग लिया। वो तो भाग लेने वाली बात है। आप देखिए, धार्मिक आयोजन था वो। मैं आप मार रहा हूँ, ट्रस्ट पे भी आ रहा हूँ आपकी बात है ना। जो ट्रस्ट आती है, जहां पर ऐसा है, जहां पर ट्रस्ट के आप मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और ऐसा मैंने कोई कानूनी प्रावधान नहीं देखा कि अगर मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा किसको बनाया किसको नहीं बनाया। अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट को देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ऐसा कोई चीज नहीं लिखी है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पार्टी बन सकता है या नहीं। उन्होंने कहा भाई ये ट्रस्ट है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इसके ये मेंबर होने चाहिए, ये बन सकता है।
आपका मेमोरेंडम आपके लिए बोलता है ना। तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप बताइए किस मुसलमान को रोका हुआ आने के लिए, बल्कि आप और किस मुसलमान को आपने मंदिर में जब प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, अगर कोई मुसलमान आप जा आया सकते हैं, तो आप शामिल करेंगे? बिल्कुल शामिल। देखो मैं कोई उसका ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं, लेकिन मैं यस एज समाज का होने के नाते, हिंदू का होने के नाते, सनातनी होने के नाते उसका भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी ये समझता हूँ अल्लाह और भगवान दोनों अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन वो हम सब एक ही की संतानें हैं और उनको भी उतना अधिकार है पूजा करने का। कहते हैं ना, जात पात पूछे नहीं कहीं हरि का वजह से हरि का होए, मंदिर में जाने का उनका भी उतना ही अधिकार है जितना। एक ही चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पटवो बांध के जाते हैं, तो जब हम एक व्यवस्था को अपने आप को समर्पित करते हैं तो उसके नियमों का पालन करना होता है। आप नियमों का पालन करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हिम्मत तो रखिए जाने की। मैं कई बार मस्जिद में गया हूँ, गुरुद्वारे में गया हूँ, मेरे दोस्त हैं मुसलमान हैं, वो मुझे लेके जाते हैं तो हम जाते हैं, हमें बैन नहीं, उनको भी कोई बैन नहीं है। ऐसा बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते? मैंने कहीं नहीं पढ़ा, अगर ये पढ़ा होगा तो मेरे लिए ज्ञानवर्धक बात होगी। नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन जब भी अब देखिए हाल के त्योहारों को देखिए, जब होली और जुम्मे की नमाज साथ में आई, जब ईद और एक कोई त्योहार हिंदू त्योहार साथ में हुआ, तो पाबंदी लगा दी गई कि भाई यहाँ पर मुसलमान नहीं निकलेंगे। नहीं, वो व्यवस्था का वो हो सकता है, रेस्ट्रेनमेंट होता है, प्रशासनिक व्यवस्था का सही या गलत हो सकता है, आधार हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक आधार नहीं है। आप उसके तो आप तो रोक ही लगा देते हैं कि वहां से गुजर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं, अगर ये है तो देखिए प्रशासनिक है, धर्म में कहीं नहीं लिखा, किसी भी धर्म की पुस्तक में लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखा है। ये प्रशासनिक हो सकता है, आज ये सरकार इसने रोक लगाई, कल वो हट जाएगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन गलत या सही वो न्यायालय की विषय वस्तु हो सकती है, जनमानस की हो सकती है। पर जो आप बात कह रहे हो कि मुसलमान मंदिर में नहीं जा सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। इवन यहाँ तक भी है, आप मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं जा सकते हैं, हाँ अगर जाते हैं तो क्या आप लोग बिल्कुल उनको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। कब देखा आप? कोई एग्जांपल मुझे दे दीजिए। आप देखिए वो ये मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, इसका जो ओनर्स जाता है वो उस दूसरी वाली तरफ पे जाता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्या मैं मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया तो मुझे मना किया, मेरा उत्तर नकारात्मक है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था अपने दोस्त के साथ, मैंने वहाँ पे मस्जिद में गया, मैंने उनके नियमों का पालन किया, मैंने सीखने की कोशिश करी कि इबादत कैसे होती है। हालांकि मैं एक मौके में नहीं सीख पाया, लेकिन मेरा स्वागत हुआ वहाँ पे। इसी तरह से मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कम से कम कि भाई अगर मंदिर में आते तो इनका स्वागत होगा। क्योंकि आप देखिए ना, लोगों में कंसेप्शन ये फैलाया गया है कि यदि आप इस्लाम से अलग किसी को भी मानते तो आप काफिर कहलाते हैं। तो ये अशिक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। मैंने खुद कुरान पढ़ी, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। इस वक्फ बिल से जुड़ी विपक्ष की एक और आरोप है कि इसे बहुत जल्दबाजी में और बिना इस पर गहन विचार विमर्श और चर्चा के पेश किया गया है। ये तर्कपूर्ण नहीं है। आप ये देखिए, जब जेपीसी बनी आपको सारे प्रो एंड कॉन दिए गए। पिछली बार जब ये टेबल होने वाला था तो उस समय नहीं हो पाया किसी भी कारण से, फिर उन्होंने कहा भी जेपीसी बनाते हैं, इसकी रिकमेंडेशन आई। तो जब आप कमेटी के मेंबर्स थे तो आप क्या कर रहे थे? आप घास चल रहे थे क्या उसमें? तो आपने किया ना, आपने रिकमेंडेशंस दिए, ऑन रिकॉर्ड है कि आपने रिकमेंडेशंस दिए ना। आपके रिकमेंडेशंस को, दोज रिकमेंडेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द जेपीसी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल इटसेल्फ, एंड दैट इज द रीजन that the bill has been passed in both the house, permanent as well as in temporary house. कुछ ऐसी संपत्तियों के आप नाम गिनाइए जो वक्फ बोर्ड ने हड़पी है, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया बेट द्वारका का, है ना। मैं वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे गया, मुझे वहाँ पे समुद्र के बीच में एक जगह छोटी सी बेट द्वारका है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का वो है, मानते हैं। वहाँ पे इन्होंने, हालांकि वो विवाद का विषय बना हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे केरल के अंदर हुआ, कई बार इन्होंने कि भाई ये बोला कि ये ग्रेवयार्ड थी, ये लाल किला हमारा था, इस तरह के बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वो न्यायिक विषय वस्तु हैं जिनका निर्णय आएगा तो होगा, लेकिन ये दावा किसी पे भी करते हैं तो ये जो है इनके अल्टीरियर मोटिव से करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अनगिनत एग्जाम्पल गिने जा सकते हैं हर राज्य के अंदर। अब बिल पास हो गया है और आपको क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड जिस मकसद से बना था और लोगों को जो अधिकार नहीं मिले, जो कल्याण के लिए बना था, क्या अब सरकार के इसमें हस्तक्षेप करने के बाद से वो चीजें हो पाएगी? गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा या जमीनों के जो मालिक हैं उनको उनकी जमीन मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। इस वक्फ बिल के भी पास होने से आप ये ऐसा हो सकता है कि आपने पेन किलर दे दिया हो, थोड़ी देर के लिए आपका पेन बंद हो गया हो। किसी भी समाज की सफलता का मानक जो होता है वो उसकी योग्यता होती है, समाज को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं हिंदू समाज से आता हूँ,
मैं एक बड़े नीचे लेवल से उठ के यहाँ तक आया हूँ, कहा जाए दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक बड़े नीचे लेवल से उठ के आया हूँ। मैं अपने मेहनत पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे आया हूँ यहाँ तक। तो जिस समाज के अंदर पुरुषार्थ ही नहीं होंगे, जिसके अंदर मेहनत कष्ट नहीं होंगे, जहाँ शिक्षा को प्रायोरिटी या सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, वो चाहे वक्फ लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। वैसे भी जितना मेरा ऐतिहासिक या सत्यापित ज्ञान है, उसके आधार पर मुझे एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है कि जिसमें वक्फ के बेसिस पर कहीं पर भी किसी भी समाज को कोई फायदा हुआ हो, सिवा वोट बैंक की राजनीति या कुछ लोगों को अनुचित लाभ के लिए। तो अब बीजेपी भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इस पर आप संशोधन इन्हें करके? वे कह सकते हैं कि सुधारात्मक है, ये आने वाला समय, ये प्रश्न जो है गर्भ के काल के गर्भ में समाया हुआ है, तो आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या इसके अमेंडमेंट से समाज का भला होगा, ये एक दर्द टेम्परेरी, अस्थायी रूप से दर्द का निवारण हो सकता है। वो भी जिन लोगों को महसूस होगा उनकी संख्या नगण्य होगी। बाकी ऐसा कुछ मैं नहीं मानता, अगर मुझसे ईमानदारी से पूछा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी चर्चाओं के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।